मेरी 14 साल की बेटी का पेट फूलने लगा था। जब डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि मेरी बेटी गर्भवती है। एक रात मैं अपनी बेटी की जगह उसके बिस्तर पर सो गई तो उस रात पता चला कि मेरी बेटी का सगा पंजाब के एक गांव की सच्चा कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जहां 14 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता था। मर्द और बच्चे कोई भी हो या फिर किसी भी उम्र के बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी चीजें करते हैं सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए, जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। मेरी 14 साल की बेटी का पेट फूलने लगा था और मैं देखकर डर गई थी कि पता नहीं क्या है। मेरी बहू कहने लगी कि हम इसका चेकअप करवाते हैं और मैं दिल ही दिल में ये मना रही थी कि ऐसा ना हो जिससे लोग हम पर धू धू करे। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि आपकी बच्ची पेट से है और इसे करीब 5 महीने हो चुके हैं। यह सुनते ही मैं सदमे में आ गई। तनु को देखा तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसे देखकर लगता कि उसके साथ किसी ने कुछ किया हो। बेटी को अब मैं सबसे छुपा कर रखती थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता या कोई भी देख लेता तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाता। मैंने बहू से भी कहा था कि यह बात किसी को भी ना बताएं। जल्दी में कोई ना कोई हल निकालते हैं, क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं हो सकता। मेरी बहू मेरी बात समझ चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह तनु की यह बात किसी से नहीं करेगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर सा लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया और खुद उसके कमरे में सो गई, ताकि पता तो चले कि कमरे में कौन आता जाता है, या फिर किसी ने बाहर से ही मुझे उसके बिस्तर पर पड़े कुछ ही वक्त बिता था कि कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी बेटी के साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा। मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 21 साल थी जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई थी। मेरी 2 संतानें थी। पहला तो शादी के तुरंत बाद मिल गया जो लड़का था। मुझे बेटी का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, मैं उसके नखरे उठाऊं, उससे बातें करूं। मेरी बेटी नहीं थी। मेरे पति कई बार मुझे बोल चुके थे कि यह तो भगवान की देन है, तुम परेशान क्यों होती हो? अगर हमारी नसीब में बेटी का प्यार हुआ तो बेटी मिल जाएगी, वरना जो भगवान चाहे। हर काम में कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। हो सकता है इसी में भलाई हो। उन पर विश्वास रखना सीखो। मैं जब भी कभी बेटी का नाम लेती तो पति इसी तरह मुझे समझाते थे। मैंने दूसरी संतान के लिए बहुत मिन्नतें की थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं गर्भवती हो गई। उस वक्त मेरा बेटा 16 साल का था। पहली संतान का इतने बड़े होकर दूसरी संतान की खुशखबरी सुनना थोड़ा अजीब था, मगर मैं खुश थी। मेरे बेटे की अब बहन होगी। 9 महीने मेरे बहुत मुश्किल से निकले थे। अभी मेरा दूसरा ही महीना था कि घर में आग लग गई। तभी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह पूरे 9 महीने कोई ना कोई घटना होती रहती थी। सब बाहर वाले कहते कि यह बच्चा अपशगुन है, लेकिन मेरा मानना था कि यह नसीब का खेल है। इस तरह कुछ नहीं होता, ना ही कोई बच्चा या इंसान पनौती होता है। गांव के लोग वही पुराने सोच वाले थे, इसलिए उनको ही सब कुछ गलत लगता था। मेरे गर्भ के 9 महीने हो चुके थे। डॉक्टर ने मेरे पति को उम्मीद दिया और ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वो वक्त मेरे पति के लिए मुश्किल था। मेरी संतान हुई और जब पति ने खबर सुनाई तो मेरे पांव जमीन पर नहीं दिख रहे थे।
मैं बहुत खुश थी कि मुझे भगवान ने बेटी दिया है। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। 2 दिन में घर आ गई। नमन अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था, मगर जब भी वह स्कूल से आता गुमसुम सा रहता था। मैंने कई बार उससे पूछा कि बेटा क्या बात है। उसने कहा स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि तुम 16 साल के हो चुकी हो और तुम्हारे माँ और पिता ने अब बेटी पैदा किए हैं। हम अक्सर बच्चों को ऐसी बातों पर बहुत मारते हैं या फिर डांट कर चुप करवा देते हैं, मगर बच्चे तकरीबन सभी बातें समझते हैं। हमारा जमाना कुछ और था। आज के बच्चों के खुद के प्रॉब्लम इतने हैं कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जब नमन ने ये बात बताया तो एक पल के लिए मैं कांप गई, क्योंकि अपने बेटे से बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। फिर कुछ सोचकर मैंने उसे बताया कि बेटा यह तो भगवान की देन है और तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारी बहन आई है जिससे तुम हर दुख सुख बांट सकते हो जब वह बड़ी होगी। मैंने समझाया कि नमन अगर कल को तुम्हारे पापा और मैं इस दुनिया में ना रहे और तुम अकेले हो गए, तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम लोगों से दर्द बांटते फिरोगे। नमन ने कहा नहीं मम्मी। मैंने समझाया कि बच्चे तब तुम वह बात अपनी बहन से कर सकते हो, वह किसी को नहीं बताएगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी जैसे मैं रखती हूँ। अपनी बहनों के लिए भाई बहुत प्यारे होते हैं। नमन टेंशन फ्री हो चुका था, यानी उसको मेरी बात समझ आ चुकी थी। तनु से हम सब बहुत प्यार करते थे। वह दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी। मैं उसकी नजर उतारती थी। जब तनु 11 साल की थी उसे बुखार हो गया। हमने बहुत इलाज कराया मगर उसे आराम ना मिला। फिर हम एक गांव के माई के पास गए। उन्होंने तनु को देखा तो कहा तुम इसका चेहरा छुपा के रखा करो। किसी दिन तुम्हारी यह बच्ची किसी अपने के हाथों तबाह हो जाएगी। छोटी उम्र में तुम्हारा मुंह काला कर देगी। पति उस वक्त मेरे पास थे, वो तनु और मुझे लेकर तुरंत घर आ गए। मुझे खूब डांटा कि मैं कैसे कैसे लोगों के पास अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। उस माई की बात सुनकर मुझे अपनी बच्ची के नसीब से डर लगने लगा था। उसके स्कूल जाने और पढ़ने के दिन थे। यह बात सुनकर मैं उसे स्कूल भी ना जाने देती और घर पर बैठा लिया। मेरे पति ने उस बात पर खूब शोर मचाया, मगर मैं अपनी बात 1 इंच नहीं ली। तनु समझदार हो चुकी थी। उसकी उम्र 13 साल थी। वह घर से बाहर खेलने जाने लगी थी और जब घर आती तो घंटों तक रोती थी, क्योंकि बाहर सब उसे चिढ़ाते थे कि वो अनपढ़ है। मैं अपनी बच्ची का दुख समझती थी, मगर एक माँ होने के नाते मैं क्या कर सकती थी। माँ ने भी मुझसे जिद की कि मैं गलती कर रही हूँ। वह अपनी बहन को स्कूल छोड़कर आया करेगा और लेकर भी आया करेगा, मगर मैं मना कर देती। नमन अब 25 साल का हो चुका था। बेटा जवान हो चुका था। वह एक बड़े दफ्तर में काम करता था। उसके लिए कई रिश्ते घर आ चुके थे, मगर मुझे वह एक छोटा नमन लगता था। मुझे रिश्तेदारों ने कहा कि बेटे की शादी जल्दी कर लो, वरना ऐसा ना हो कि वह बिना बताए शहर में कहीं छुपकर शादी कर ले। यह बात सुनकर मैं डर गई थी। मैंने बेटे की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। जब नमन को पता चला तो उसने भी कहा माँ आप जब कहोगी मैं कर लूंगा, जहाँ कहोगी करूंगा। मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी थी। बेटे का रिश्ता गांव में ही एक बिना पढ़ी लिखी लड़की से तय कर दिया। मैंने मना किया तो पति कहने लगे कि मैं ज़बान दे चुका हूं और लड़की अच्छी है, हमारी इज्जत करेगी, नमन को भी खुश रखेगी। तुम्हें किस बात का डर है?
तनु भाई की शादी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उस वक्त वो 13 साल की थी जब नमन की हमने शादी कर दी और सोनम को बहू बनाकर घर ले आए। सोनम शादी के 3 माह में ही हम सबका दिल जीत चुकी थी। तनु हर वक्त भाई भाभी करती रहती। शादी के बाद भी नमन तनु को ज्यादा वक्त देता था, जैसे शादी से पहले देता था। सोनम को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, मगर में यह बात उसके चेहरे से पड़ चुकी थी। मैंने नमन को यह बात समझाया कि बेटा, इस बात का ख्याल रखो कि बीवी और बहन भी कोई बात ना हो। तुम उसे ज्यादा वक्त देते हो और उसे कम। बेटे की शादी को 7 माह हो चुके थे, मगर मैंने नोट किया था जैसे मेरी बहू का अपने मायके आना जाना बहुत है। वो हफ्ते में 2-3 बार मायके का चक्कर लगाकर आती, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने बहू को मना किया। उसने कहा, माँ जी, एक गांव में शादी करवाने का यही तो फायदा है, जब मर्जी अपने पापा मम्मी से मिलने चले जाओ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। बहू की बातचीत मुझे अब एक आंख नहीं भाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एक दिन मोहल्ले में किसी के घर फंक्शन था तो मैं वहां चली गई तो मुझे एक औरत ने कहा, तुम्हारी बहू सोनम मुखिया के घर क्यों जाती है? तुम जानती नहीं हो वो कितने खतरनाक हैं। पूरे गांव में उनकी दहशत है। ये बात सुनकर मैं डर गई थी, क्योंकि बहू ने तो कभी भी मुखिया के घर जाने का मुझसे नहीं कहा था। घर आकर भी मैं यह बात सोचती रही, मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। तनु भी इन दिनों कुछ चुप चुप सी रहने लगी थी। उसकी रंगत पीली पड़ने लगी थी। मैं देखकर परेशान थी। डॉक्टर के पास ले जाना चाहा तो बहू ने रोक दिया और कहा, कुछ दिन अपने नंद को खिलाऊंगी तो देखना माँ जी तनु कैसे ठीक होती हैं। तनु को बहू पिछले 7 दिन से ताकत की काना खिला रही थी, मगर वह थी कि दिन ब दिन सूखकर कांटा बनती जा रही थी। मुझसे पूछकर उसे अपने घर गई कि माँ जी इसका दिल बहल जाएगा। मैंने भी बच्ची को इजाजत दे दी कि चलो ले जाओ। तनु तो चांद का टुकड़ा थी, मगर अब उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह पहने वाली तनु है। दिन गुजरे जा रहे थे और उसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं आया। मैंने कई बार पति से बात किया तो कहने लगे, शहर ले चलते हैं जिस दिन नमन घर आता है। 10 दिन के बाद नमन घर आने लगा था। दफ्तर का शायद काम बढ़ चुका था। तनु का जन्मदिन आने वाला था। वह पूरे 14 साल की होने वाली थी। उसके जन्मदिन में 1.5 महीना रह गया था। मैं और मेरे पति बहुत खुश थी, मगर तनु पहले की तरह अपने जन्मदिन का सुनकर खुशी नहीं थी। वो थोड़ी गुमसुम सी रहने लगी थी। कई बार मैंने देखा कि मेरी बहू उसे स्टोर रूम में ले जाती है और काफी देर बाद वहां से निकलती है। एक दिन जब मैंने बहू से पूछा तो कहने लगी, माँ जी मैं तो उसका ध्यान बटाने के लिए पुरानी चीजें दिखाती हूँ। मेरा दिल हर वक्त घबराता रहता था। तनु का पेट बड़ा होता जा रहा था। देखने वालों को लगता है जैसे वह पेट से है और उसे 7वां-8वां महीना लगा है। तनु का फूला पेट देखकर मैं डर गई। मैंने बहू से कहा कि तुम बच्ची को अक्सर अपने घर लेकर जाती हो, वहां कुछ हुआ है? तो उसने मुझसे कहा कि आप मुझ पर आरोप लगा रही है। जब से इस घर में आई हूं, मैंने उसे अपनी बहन समझा है। मैंने यह बात उसे कहीं भी करने से मना किया था। तनु से कुछ पूछती तो बस ऐसे ही देखती रहती, कुछ जवाब ही नहीं देती। अगर यह बात घर से बाहर चली जाती तो न जाने पूरे गांव में हमारी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ती।
पति तो मुझे जिंदा ही गाड़ देते कि मेरी लापरवाही की वजह से यह सब हुआ है। मैं और बहू उस रात के बाद तनु को डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसे देखते ही डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बेटी गर्भवती है और 1 आध महीने में बच्चा जनने वाली है। मैं यह बात सुनकर सदमे में आ चुकी थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप एक बार टेस्ट तो कीजिए, तो वह गुस्सा हो गई। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या डॉक्टर आप है या मैं कहा ना आपकी बच्ची पेट से है? पहले ध्यान नहीं देते, जब संतानें ऐसे काम करते हैं तो डॉक्टर को झूठा कहते हैं। डॉक्टर यह बात कहकर चली गई। मैं वही सर पकड़कर बैठ गई। इसके बाद हम घर आ गए और तनु को उसके बाद ज्यादातर कमरे में रखती थी। नमन जब भी पूछता उसको मैं झूठ बोल देती और अपने पति से भी कहती कि वह अपनी मौसी की तरफ रहने गई है। कुछ दिन बाद लौट आएगी। बहू बहुत खुश थी क्योंकि नमन उसे शहर लेकर जाने वाला था। उसने मुझसे कहा, अब वैसे मेरा गुजारा नहीं है, सोनम को मैं लेकर शहर जाऊंगा। कुछ दिन बाद आपसे मिलने आता रहूंगा। मैं तो रो रही थी कि बेटा बीवी को लेकर अलग हो चुका है और तनु मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लग गई। इतनी छोटी उम्र में गर्भवती हो गई। मैंने कई बार तनु से सच पूछा, मगर वह सिर्फ दिमाग से सुनती रहती थी और कुछ ना कहती। मैं बहुत परेशान थी। उस दिन सोने के लिए लेटी तो झट से मुझे वह माई याद आ गई जिसने तनु को बुखार से आराम दिलाया था, जिसने कहा था कि अपनी बेटी को छुपा कर रखो। अगले दिन मैं उस माई की तरफ आ गई। हो सकता है वह मेरी मदद करें और किसी तरह मेरी तनु इस मुश्किल से निकल आए। मगर मुझे उसके ठिकाने पर आकर पता चला कि वह तो दूसरे गांव जा चुकी हैं। ऐसे में घर लौट आई। बहू से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, हो सकता है वही मदद करें। मैं और मेरी बहू जब डॉक्टर के पास आए तो उसने मेरी बच्ची का बच्चा खत्म करने से मना कर दिया कि यह गैरकानूनी काम है और दूसरा इसमें आपकी बच्ची की जान को खतरा है। वह अभी बहुत छोटी है। मैं परेशान हालत में घर आ गई। समझ नहीं आ रहा था कि कहां से अपनी बेटी की खुशियां मांगूं। मैंने दोबारा से भगवान से रो रो कर प्रार्थना किया। उस दिन फिर से मैं मई से मिलने गई और भगवान के कृपा से वो मुझे दूसरे गांव आसानी से मिल गई। जब मैंने उससे सारा किस्सा सुनाया तो उसने मुझे एक दवा दिया कि बच्ची को पिला और उसके साथ बच्ची के बिस्तर पर सो जा, तुझे पता चल जाएगा कि तेरी बच्ची कैसे गर्भवती हुई है। मैंने कुछ साल पहले तुझे कहा भी था कि बच्ची पर ध्यान रख, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगत रही है ना। मैं घर आकर तनु को दवा पिला दी और उसे बहू से छुपा के स्टोर रूम में सुला दिया और खुद जाकर उसकी बिस्तर पर सो गई। आधी रात गुजर चुकी थी। मेरा तनु की तरफ ध्यान था, पता नहीं ठीक होगी या नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, और कल को बेटा बहू भी शहर चले जाएंगे। मैं इसी सोच में गुम थी कि कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। मैं अभी लेटी ही थी। कुछ ही मिनट के बाद कमरे में धुआं फैलना शुरू हो गया, जो मेरे दिमाग को चढ़ा तो मैं तुरंत चौंक कर उठी। उस वक्त कमरे में कौन हो सकता था? मगर जैसे ही मैं उठी मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे में कोई और नहीं बल्कि आधी रात को तनु की सगी भाभी सोनम थी। वो मुझे देखकर डर गई। जब मैंने कमरे की बत्ती जलाई तो उस वक्त उसके हाथ में कोई मीठी चीज थी। मैं गुस्से से उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ तनु के कमरे में क्या कर रही हो और ये धुआं किस चीज का है? मेरी बात सुनकर वो कुछ नहीं बोली, मगर मैं जान चुकी थी कि तनु के इस हालत के पीछे सोनम है।
मेरी आवाज सुनकर नमन और मेरा पति भी वहां आ गए। बेटे ने आते ही कमरे की खिड़कियां खोली ताकि धुआं बाहर निकले। मैंने कहा, सोनम सच सच बताओ वरना इसी वक्त घर से निकाल दूंगी। क्या करती रही हो तुम तनु के साथ? नमन और पति हैरान थे। मुझे कहने लगे, क्या हो गया है आपको, वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने उन दोनों को चुप करवा दिया और कहा कि सच बताओ वरना इसी वक्त घर से निकाल दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी करतूत बताऊंगी। ये सुनते ही सोनम कहने लगी कि चांदनी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो हमारी बेटी की खूबसूरती से जलती थीं। वह रोज मुखिया के घर कोई दवा लेने जाती थी और वह धुआं रोज रात को उसके कमरे में करती जिससे तनु बीमार पड़ जाए। नमन सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और जे भी उसने तनु के बारे में पूछा तो मैंने उसे स्टोर रूम का बताया। वो बहन को से जब रूम से लेकर आया तो उसके फूले पेट को देखकर डर गया, मगर यह बात जान चुका था कि उसकी बीवी ने क्या किया है। मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। नमन सोनम को तुरंत घर से निकल दिया। मैं अगली सुबह बेटे के साथ बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची को कुछ जहरीला दिया जाता रहा है जिससे उसका शरीर फूल चुका है, लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, उनकी वजह से हुआ है। पति को लगा कि यह सब उनकी वजह से हुआ है। अगर उसको घर की बहू ना बनाते तो आज उनकी बेटी ठीक होती। तनु का 2 महीने से इलाज हो रहा था और मैं उस डॉक्टर के पास गई थी जिसने बिना टेस्ट किए मेरी बेटी को गलत कहा था और उसे खूब सुनाया कि तुम जैसे डॉक्टरों की वजह से लोगों की जिंदगियां खत्म होती हैं। अगर तुम सब टेस्ट कर लेती तो शायद मेरी बच्ची की हालत ऐसी ना होती। डॉक्टर ने मुझसे माफी मांगी। तनु अपनी हालत से गुजर चुकी थी जिसका उसके दिमाग पर असर हुआ था। किसी से बात भी नहीं करती थी। मैंने माई से भी चांदनी का इलाज जारी रखा था। मेरी बहू की आंखें जलन में इतनी अंधी हो चुकी थी जिसे मेरी बेटी की मासूमियत भी नजर नहीं आई कि एक 14 साल की बच्ची से क्या खतरा हो सकता है। वह तो भाभी भाभी कहती थी। वर्टिकल बार मैं और पति बहू को माफ कर चुके थे, मगर मेरा बेटा उसे माफ करने को तैयार नहीं था। उसकी बहन ने उसकी पत्नी की इतनी तकलीफ बर्दाश्त की थी। जलन इंसान को खा जाता है। हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वह कोशिश करता है और मोहब्बत तो कमानी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों।